जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। हालांकि इस बार ना आसमान में पतंगें होंगी और ना उतना उल्लास होगा कोरोना के चलते हुए, लेकिन फिर भी आप अपने अपने घरों में परिवार के साथ में तिल्ली का इस्तेमाल करते हुए अच्छे अच्छे पकवान ज़रूर बनाएं। लोहड़ी का जो त्यौहार है वो ज़्यादातर पंजाब में मनाया जाता है और पंजाबी और सिख समुदाय के लोग ज़्यादा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो उन्होंने भी असी लख लख बधाइयाँ देवें और असी अरदास करते हैं ओ वाहिगुरू ते कि वो थोड़े नाल रहम रखें और आप सब को बहुत बहुत शुभ आशीष दे और रब दी मेहरबानी थोड़े नाल हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है उस रब से। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति की एक बार सभी को फिर से शुभकामनाएं। गंगापुर सिटी में भी बड़े हर्षोल्लास से पतंग महोत्सव मनाया जाता था हर साल, लेकिन इस बार पतंग महोत्सव पर बिल्कुल रोक लगा दी है सरकार ने। इसका आपको ध्यान रखना है और उम्मीद ये भी करते हैं हम कि इस बार पतंगें जब आसमान में नहीं उड़ेंगी तो कम से कम उन बेजुबान पक्षियों की जान तो बच पाएगी जो हमेशा चाइनीज़ मांझे के शिकार हो जाया करते थे और सैकड़ों जानवरों पक्षियों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और हमारा आपसे निवेदन है जो आप पतंग पर जो खर्चे करते हैं कल गरीबों को दान करें। बिल्कुल, और वैसे भी पतंग महोत्सव पर रोक लगा रखी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की और अहम खबरों की जो सीधा जुड़ी है आपसे। आज के बहुत सारे लाइव थे साहब और बहुत सारे लाइव हमने अभी आपको दिखाए, लेकिन बड़ी खबरें क्या हैं और उन लाइव पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे आपके साथ में। मेरी तबीयत ज़रूर थोड़ी सी ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी आए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए राज्य स्तर की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं और राज्य स्तर पर सलाम करने का मन कर रहा है आज एसीबी की टीम को। एसीबी की टीम ने बड़ा पंजा मारा है और बड़े शिकारियों को दबोचा है आज। जी हाँ, बांदी कुई की, हाँ बिल्कुल नहीं, लगातार कार्रवाई एसीबी कर रही है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने से पहले और इस तरह की बड़ी कार्रवाई शानदार सर। सलाम करते हैं हम एम एन दिनेश जी को और बीएल सोनी साहब को कि उनकी टीम जो काम कर रही है ना वो लाजवाब काम कर रही है। और फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि रिश्वत का ये जो खेल है ना ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए और एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल उनको 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। और इसके अलावा बांदी कुई की एसडीएम पिंकी मीणा उनको भी दबोच लिया। उन्होंने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख रुपए की पहली किस्त उनके पास में आज पहुंचाई गई थी, जबकि दौसा एसडीएम जो पुष्कर मित्तल है उन्होंने 5 लाख ही मांगे थे और वही 5 लाख की किस्त आज पहुंचने वाली थी। अब मांगी किससे, तो ये भी आप सुन लीजिए कि नेशनल हाईवे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग जो काम कर रहा है उसके जो अधिकारी हैं उनसे रिश्वत मांगी गई थी ताकि निर्विवाद रूप से ये काम चलता रहे और किसी प्रकार का कोई रोड़ा ना हो। उन्होंने परिवाद दर्ज करवाया था एसीबी में और एसीबी ने बिल्कुल पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में संज्ञान में लेते हुए इस मामले में आज कार्रवाई की है। और ना सिर्फ उनको रिश्वत लेते ट्रैप किया है बल्कि अब उनकी संपत्तियों की तलाश भी की जा रही है, उनके घरों पर भी दबिश दी गई है, जाँच की जा रही है लगातार। आपको मैं बता दूं कि एडीजी एमएन दिनेश के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एएसपी नरोत्तम वर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है और दलाल नीरज मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। दलाल नीरज मीणा ऐसा है जिसका पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी साठगांठ है और ये पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए पहले भी रिश्वत लेता रहा है। तो लगातार शिकायतें चल रही थी एसीबी के पास में और एसीबी ने आज इस घटना को अंजाम दिया और इस बहुत अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल और बांदी कुई एसडीएम पिंकी मीणा को 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया है। तो एसीबी को सलाम, ऐसे अधिकारियों को सलाम जिन्होंने निष्पक्षता के साथ में लगातार अपना काम किया है। और एसीबी ने जब अब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी ये बताया था कि अब की बार इस साल 2021 में एक तो जो संपत्तियों के मामले हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप किया जाएगा। किस कर्मचारी ने कितनी अकूत संपत्ति बना रखी है, कहाँ से आई ये संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के मामले बहुत हैं सर कि आमदनी अठन्नी और इनकम जो देखो साहब तो क्या कहने, मोटर गाड़ियाँ बंगले कोठी और सब कुछ है उनके पास में ऐशो आराम, जबकि काम करता है एक छोटे से बाबू का।
एक छोटे से चपरासी का, लेकिन सुख सुविधाएं पूरी हैं। ऐसे लोगों को अब कहीं ना कहीं अंदर जाना पड़ेगा, ताकि ये सुख सुविधाएं जो है ना, इनका सजा तो उनको भोगनी पड़ेगी। अच्छा जी, राजस्थान में ऐसे भी प्रशासनिक अधिकारी बहुत है जिनके पास में भ्रष्टाचार की जो कमाई हुई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारी संपत्ति है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी लेवल की, स्टेट लेवल की खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन का पहला चरण 16 जनवरी से राजस्थान में शुरू होने वाला है और दूसरी खेप इस दवाई की आज पहुंच चुकी है। 161 केंद्रों पर इसका वैक्सीनेशन होगा। पहले 282 पर होना था, लेकिन केंद्र ने दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको छोटे स्तर पर शुरू किया जाए, ताकि देखा जाए रिजल्ट क्या हो और कोई अव्यवस्था भी ना हो। तो केंद्र ने दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम आवास से इसकी लॉन्चिंग होगी 16 तारीख को। वैक्सीन की दूसरी खेप आज जयपुर पहुंच चुकी है। सेठी कॉलोनी में स्टेट डेस्टिनेशन स्टोर में इस वैक्सीन को रखा गया है और पहले चरण में 4,43,000 डोज जो है वो वितरित की जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान जो है वो कोरोना से मुक्त हो जाएगा। चलते हैं स्टेट लेवल की बड़ी खबर की तरफ। प्रदेश के 11,000 सरपंचों ने आज विरोध प्रदर्शन किया पूरे राजस्थान में, जगह जगह हर जिले पर जाकर के और ज्ञापन दिया है। दरअसल पैसा तो उनको पहले ही नहीं मिल रहा था। पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से सरपंच चुने गए थे, तब से बजट का तो अभाव चल ही रहा था। और अब पंचायती राज विभाग ने एक नया नियम और लागू कर दिया है, जिसमें से जो सीधा पैसा हस्तांतरित वो करते थे और उपयोग में लेते थे अपनी मर्जी के अनुसार सरपंच, अब उस पर वित्त विभाग ने लगा दी रोक। यानी अब आपको वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही सरपंच उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। इस बात से खफा सरपंचों ने आज जगह जगह प्रदर्शन भी किया है, सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और आने वाली 21 जनवरी को 11,000 से ज़्यादा पंचायतों पर ताले लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है कि सरकार को इस विरोध का सामना करना पड़ेगा और जो किया है वो फैसला गलत है और बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आप गांव का विकास चाहते हैं तो सरपंच को थोड़े से अधिकार आपको देने पड़ेंगे। अब यह 2 तरह की बातें हो गई। सरकार ने पहले तो योग्यता वाला जो मामला था उसको हटा दिया। अब उससे क्या हुआ कि हो सकता है बहुत जगह निरक्षर सरपंच बन गए। अब सरकार ये चाहती है कि निरक्षर सरपंच कैसे काम करेंगे, तो उन्होंने एक काम कर दिया कि साहब ऐसा है, चाबी हमारे हाथ में रहेगी और काम तुम करवाओ। तो ये थोड़ा सा अजीब सी स्थिति हो गई है। अगली खबर, सीएम ने आज सभी जिला कलेक्टर से बीसी के जरिए मुलाकात की। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि 13 तारीख को बीसी के माध्यम से लगभग 3 बजे 3:30 बजे सभी जिलों के जो कलेक्टर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। आज की उन्होंने बातचीत, वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई। इसके अलावा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनकी भी उन्होंने जानकारी ली। कौन कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, क्या उनकी प्रगति है, क्या उनकी प्रोग्रेस है, किस तरह वो चल रही हैं, इनको लेकर के जिला कलेक्टर से सीधा संवाद किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो ये स्टेट लेवल की बड़ी खबरें थी। 18 तारीख से खुलने वाले हैं स्कूल और कॉलेज, और इसको लेकर के क्या खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। रूपबांस के चकसामरी गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों ने इस शराब का सेवन किया था। 5 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, सारी चीज़ों की तलाश, सारे तथ्यों की तलाश कर रही है, आखिर ये आई कहाँ से, बनी कहाँ पर। लेकिन इस घटना के होने के बाद भी आबकारी विभाग सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में। उनको तो काफ़ी देर तक घटना का पता ही नहीं चला कि जहरीली शराब बन रही है या नहीं बन रही है और उससे कितने लोगों की जान चली गई। आपको बता दूं, भरतपुर क्षेत्र में इस तरह के मामले लगातार आते जा रहे हैं। इससे पहले कामा में भी जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भरतपुर से अगली खबर, पहाड़ी के शालपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस मौके पर पहुंची। महिलाओं की मामूली सी कहासुनी पर यह मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। भरतपुर के बाद धौलपुर। तो एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश में पुलिस ने आज 5-5 हज़ार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये लगातार अभियान चल रहा है एसपी केसर सिंह जी का। और ये जो दोनों फरार थे बदमाश, इनमें बनिया उर्फ रिजवान और दूसरा है सिराजुद्दीन, उनको में अवैध हथियार के गिरफ्तार किया गया है। इनसे 2 देशी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस मिला है और बाड़ी सदर थाना ने पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। धन्यवाद। इसी तरह की कार्रवाई अगर आप करते रहेंगे तो हम भी आपको सलाम करते रहेंगे। बसेड़ी के जारका गांव में दिन दहाड़े फायरिंग का एक मामला सामने आया, चौंकाने वाला मामला।
और चौंकाने वाला कैसे कि बिना नंबर की एक बोलेरो में 4-5 युवक सवार होकर के आए और साथ में चल रही एक दूसरी बोलेरो पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शुक्रिया रहा कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर दूसरी बोलेरो जो थी उसके शीशे टूट गए और पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा ज़रूर किया है और उसकी तलाश की जा रही है। भरतपुर रेंज के नवनियुक्त अभी आए हैं आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा। उन्होंने कल करौली का भी दौरा किया था और आज पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों को अपना व्यवहार सुधारने की नसीहत दी है कि पुलिस वालों का जो व्यवहार है वो आमजन के साथ में कैसा होना चाहिए, अपराधियों के साथ में कैसा होना चाहिए। और ये मांग हम भी लगातार उठाते आ रहे हैं कि पुलिस का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं सुधारने लायक ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ़र्क करना होगा एक आम आदमी में और अपराधियों में। अब सवाल ये उठता है कि साहब किसी के माथे पर थोड़ी लिखा है ये आम आदमी और ये अपराधी है, मगर ये चेहरा बहुत कुछ कह देता है साहब। तो इतने दिन से जब आप नौकरी कर रहे हैं, अनुभव है, तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के आपको आने वाले फरियादी की फरियाद सुननी चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए और समय रहते उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। कुछ इसी तरह के दिशा निर्देश दिए हैं आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने। करौली से आज कोई बड़ी खबर नहीं है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है साहब, और सवाई माधोपुर से सबसे बड़ी खबर जिसने हमें आकर्षित किया और वो आप हमारे पेज पर देख भी सकते हैं। शानदार वीडियो आया एक, और शानदार वीडियो क्या था कि रणथंभौर नेशनल पार्क में आज फिर गूंजा वर्चस्व की लड़ाई की दहाड़। दरअसल T-84 जो बाघिन है एरोहेड, उसकी 2 बेटियां हैं रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सबसे बदमाश है, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, सत्ता पाने के लिए लालायित है। हम सिर्फ राजनीति में ऐसा नहीं होता है, समाज में भी ऐसा होता है और जानवरों के समाज में भी ऐसा होता है। रिद्धि जो है वो अपनी माँ से भी कई बार टकरा चुकी है। उस संघर्ष के वीडियो भी हम कई बार न्यूज़ में आपको दिखा चुके हैं। आज नया जो वीडियो आया उसमें कल मंगलवार की एक घटना बताई जा रही है, किसी पर्यटक ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। दोनों बहनों ने तालाब के पानी में जमकर संघर्ष किया और उनकी दहाड़ से पूरा रणथंभौर नेशनल पार्क गूंज उठा। वर्चस्वी लड़ाई है, रिद्धि भी रहना चाहती है, सिद्धि भी रहना चाहती है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो वर्चस्व उनकी माँ एरोहेड का चल रहा है जोन नंबर 4 में। पर्यटक जब वहाँ गए और इस संघर्ष को उन्होंने देखा तो अपने कैमरे में कैद किया, और सत्ता की ये जो लड़ाई है ये अभी और चलेगी, क्योंकि अब मामला और भी बढ़ता जा रहा है। कुछ बाघ और बाघिन जो हैं वो भी इस संघर्ष में अब शामिल होते जा रहे हैं। जिनको अपने वर्चस्व में या अपनी ताकत थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है वो रणथंभौर नेशनल पार्क छोड़ करके अब गाँवों की तरफ भी पलायन कर रहे हैं, तो वहाँ भी लोगों को और जानवरों को शिकार बना रहे हैं। 69 से ज़्यादा बाघ हैं इस समय रणथंभौर में, और उनके लिए वो एरिया जो है ना वो अब कम पड़ता जा रहा है और वर्चस्वी लड़ाई जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस तरह की जो वीडियो है वो वहाँ से आती रहती है। और रिद्धि जो है वो पहले भी अपनी माँ के साथ संघर्ष कर चुकी है और अब दोनों बहनों की लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। माधोपुर जिले से अगली खबर। आज जिले में 10 से 12 बजे तक ड्राई रन का सफल परीक्षण हुआ। प्रत्येक केंद्र पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का अभ्यास किया गया और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र सवाई माधोपुर पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किस तरह वहाँ सैनिटाइज की व्यवस्था है, किस तरह वहाँ पेशेंट को आना है, कैसे वहाँ जाना है, क्या प्रोकॉशंस हैं, क्या गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए, कितनी सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए, किस तरह इस पूरी वैक्सीनेशन को किया जाएगा, इसको लेकर के आज वो सक्रिय रहे। अगली खबर, जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में आज सरपंचों ने ज्ञापन दिया। हमने आपको बताया कि पूरे राजस्थान भर में आज सरपंचों ने विरोध किया है जो पंचायती राज विभाग ने नए नियम या नए आदेश निकाले हैं उनका। सीएम के नाम लिखे ज्ञापन में सरपंचों ने वित्तीय नियमों का विरोध किया है। सरपंचों ने कहा कि सरकार ने बकाया पैसा जो अब तक चलता आ रहा था वो ही नहीं दिया, पहले तो वही बाकी चल रहा है और अब ये पाबंदी हमारे साथ कुठाराघात है। कुल मिलाकर के सरपंचों के अधिकार अगर आप छीनते रहेंगे तो गाँवों का विकास कैसे कर पाओगे। बीकानेर का भीखाराम चाहर आज अपनी साइकिल यात्रा को लेकर के पहुंचा सवाई माधोपुर। दरअसल पर्यावरण का संदेश लेकर के, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के संदेश को लेकर के ये बंदा जो है वो 6 दिसंबर को बीकानेर से रवाना हुआ था
और इसका लक्ष्य है ये 4000 किलोमीटर की यात्रा करके 33 जिलों में जाएगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश जन जन तक पहुंचाएगा। आज भीखाराम चाहर ने सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन से मुलाकात की और अपनी यात्रा का उद्देश्य उनको बताया। जिले में 14 जनवरी से और 31 जनवरी तक मनाया जाएगा पशु कल्याण पखवाड़ा। पशुओं के प्रजनन को लेकर के, पशुओं की सुरक्षा को लेकर के और किस तरह का जो उनका गर्भधारण का मामला रहता है, इसको लेकर के कुछ विशेष कार्यक्रम जो हैं वो इन दिनों चलाए जाएंगे 14 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी तक। अब चलते हैं हमारे शहर की तरफ। गंगापुर सिटी शहर में क्या कुछ घटित हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं थी, कौन कौन सी, हालांकि हम ज़्यादातर आपको लाइव दिखा देते हैं तो आप घर बैठे सारी खबरें देख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो अनछुए पहलू है वो तो हम ही बताएंगे ना। चलिए, सांसद जौनपुरिया ने आज बामनवास के कोचर में, डूंगरपट्टी जो ग्राम पंचायत है उसके गांव कोचर में जनता के बीच मनाया अपना मकर संक्रांति का त्यौहार। खूब सारे फल और मिठाइयां बांटी, जनसुनवाई की, मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया। वो आज 11 बजे वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों को धोती कुर्ता और कंबल का वितरण किया, साथ ही साथ विद्यार्थियों को बैग और पुस्तकों का भी वितरण किया और ये कहा कि विकास कार्यों में पैसे की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जहां जितने विकास की आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, उनको समय रहते पूरा किया जाएगा। ये कहना था सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का। और कहीं ना कहीं शायद हमारी बात जो है ना उनके गले उतर गई। पदम जी ने पूछा था उनसे कि साहब एक आध फीते यहाँ भी काट दो, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज वो बामनवास पहुँचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। अब अगली खबर, किसान सम्मेलन की गहमागहमी। विधायक रामकेश मीणा जो है वो लगातार फील्ड में सक्रिय थे। जयपुर से आने के बाद तुरंत उन्होंने हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, हर ढाणी में संपर्क किया, किसानों को आमंत्रित किया। 13 जनवरी को आपको फल मंडी गंगापुर सिटी में आना है और केंद्र के द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध पुरजोर तरीके से करना है। पिछले किसान सम्मेलन की तुलना में ये किसान सम्मेलन ज्यादा सफल था। ऐतिहासिक भीड़ थी आज, बिल्कुल जबरदस्त भीड़ थी। किसान डीजे लेकर के, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, जुगाड़ लेकर के इस रैली में पहुंचे और बैलगाड़ी का तो प्रवेश ही एसडीएम ऑफिस में करवा दिया। परिसर में बैलगाड़ी लेकर के पहुंच गए और जम करके विरोध प्रदर्शन किया। पूरे बाजार भर में रैली निकली और फवारा चौक पर मनोनीत पार्षद वीकेएस खंडेलवाल ने फूल मालाओं के साथ और पुष्प वर्षा के साथ में किसानों का स्वागत किया। कुल मिलाकर के सफल रही विधायक रामकेश मीणा की ये मुहिम। अब देखना होगा, हालांकि गेंद अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, लेकिन किसान अभी वहां से नहीं हटे। यहाँ की अगर बात की जाए तो विधायक रामकेश मीणा का ये कहना था कि जिस तरह वहां आंदोलन चलेगा और किसान नेता टिकैत जी जो आदेश देंगे उसी के अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हो हुल्लड़ खूब था, उन्माद खूब था, जोश खूब था, मगर किसान आंदोलन कम और मोदी विरोधी आंदोलन ज़्यादा नजर आया आज का किसान आंदोलन। अब बात करते हैं एक और खबर की जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया और सबसे ज़्यादा आकर्षित किया पदम जी ने, और मामला था अजगर के रेस्क्यू का। कल हमने एक खबर प्रमुखता से आपको दिखाई थी, किसी दर्शक ने हमारे पास भेजी कि साहब काफ़ी दिनों से ये मामला चला आ रहा है। 5 अजगर हैं खेड़ली बगड़ाई में और कईयों को जानवरों को शिकार बना चुके हैं, लेकिन बार बार वन विभाग को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक उनका रेस्क्यू नहीं किया। पदम जी, आज आप अनायास कैसे पहुँच गए या आपके दिमाग में रात की खबर का असर था? आज सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि पदम जी हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है, जी न्यूज़ पोर्टल से हमारी आशा है आप तो सुनो हमारी। बिल्कुल। तो मैंने कहा बताइए क्या है। तो वो बता रहा कि आज बकरी चलाने के लिए सुबह गया हुआ था, तो मेरी बकरी को एक अजगर ले गया उसमें अंदर, और उसमें 3 अजगर हैं उसमें, और वो भी 30 40 किलो के अजगर हैं। और किसान, इस टाइम खेती का टाइम चल रहा है, किसान को नुकसान हो सकता है, बड़ा जनहानि हो सकती है। फिर इस पर हमने सोची चलो आज इसका रेस्क्यू करवाते हैं। किसानों की कोई नहीं सुन रहा तो हम सुनते हैं, किसानों को जी न्यूज़ पोर्टल सुनेगा। हम मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में देखा वाकई गंभीर विषय थी। और अच्छा, जब आप पहुंचे वहाँ तो अजगर नजर थोड़ी आ रहे थे? अजगर पाइप के अंदर घुसे हुए थे और वो बकरी के बच्चे को ले जा चुके थे अंदर। ठीक है। और ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। फिर हमने तुरंत एडीएम साहब को फ़ोन किया। एडीएम साहब ने तुरंत वन विभाग से संपर्क किया और टीम को वहाँ पर भिजवाया। हमने काफ़ी प्रयास किया उसको पहले निकालने के, लेकिन वो क्या अंदर ज़्यादा लंबा फंस गया उसमें।
तो पाइप और के अंदर निकालने का कोई तरीका नहीं कोई था। तरीका था नहीं। काफ़ी हमने बांस चला लिए, काफ़ी हम चाहते थे कि इसको सांपों को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारा मारने का मकसद नहीं था। फिर बाद में वन विभाग की टीम आई, फिर जेसीबी से की सहायता से उसको खुदवाया गया, और जैसे ही खुदवाया गया तो सबसे पहले एक अजगर दिखा, फिर उसको पकड़ के हमने पकड़वा के बाद में बोरी में डालकर उसमें डाला, फिर एक एक करके तीनों अजगरों को पकड़वाया। जब जाके ग्रामीणों ने जी न्यूज़ पोर्टल का धन्यवाद किया। और कुल मिलाकर के शाम को भी मेरे पास फ़ोन आया था वहाँ से कुछ दर्शकों को, उन्होंने कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोग पहल नहीं करते तो शायद ये मिशन कभी सफल नहीं होता। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मैं पदम जी का कि ये वहाँ पहुँचे और उन्होंने लगातार उस मुहिम को छोड़ा नहीं जब तक रेस्क्यू नहीं हो गया। तो ये बड़ी बात थी। फिलहाल सवाई माधोपुर में ले जाके उनको जंगलों में छोड़ दिया गया तीनों को। बिल्कुल, तो अजगर का रेस्क्यू आज दिन भर हाईलाइट बना रहा। सड़क दुर्घटना में आज एक नर्सिंगकर्मी महिला की मौत हो गई। सुबह हमारे पास वो वीडियो आया था और बड़े अफसोस की बात है कि 108 एम्बुलेंस का लोग इंतज़ार करते रहे। इससे अच्छा ये होता अगर उसको समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद हो सकता है उनकी जान बच जाती। विद्या मीणा नाम की ये महिला खिलखिला बाड़ौती की रहने वाली थी और ड्यूटी पे जा रही थी। उस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजन जो है वो लेकर के और अस्पताल आए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये एक मामला था। अच्छा जी, जब हम वहाँ पर गए तो शाम को पकड़ने के बाद में जब रेस्क्यू खत्म हो गया था तो ग्रामीणों ने एक और निवेदन किया जी हमसे कि साहब हमारा जी न्यूज़ पोर्टल ने ये तो समस्या का समाधान कर दिया। एक और दिखाई थी आपने, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी, गंदे पानी की वो कीचड़ की रास्ते में। नालियाँ कहीं है भी नहीं पूरे गांव के अंदर, खेरड़ी गांव में, और चारों तरफ कीचड़ का साम्राज्य है और निकलने के लिए जगह नहीं है। तहसीलदार जी को, सारे प्रशासनिक अधिकारी को वो लिख के परेशान हो गए। और माननीय विधायक, उनका ये कहना था कि माननीय विधायक रामकेश जी मीना साहब भी वहाँ पर गए थे और 2 दिन पहले आश्वासन भी दे के आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। और करीब 6 महीने से बिल्कुल गांव की हालत दयनीय स्थिति में है। कुल मिलाकर के ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसी के लिए हमने हमारा एक प्रोग्राम शुरू किया है अपनी बात, और उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अब हम गाँवों की खबरें निकाल करके लाएं कि आखिर गाँव में काम क्यों नहीं हो रहा। आप चाह रहे हैं कि साहब जब हमारी 65% आबादी गाँवों में रहती है तो गाँवों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, गाँवों तक वो सारी चीज़ें क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं। फिर आप दावे बड़े बड़े करते हैं तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, ग्रामीणों को कहना है कि तहसीलदार जी भी मौके पे गए, लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारा प्रशासनिक अधिकारी नहीं, मैंने वहाँ से सरपंच के नंबर ले लिए हैं और कल मैं उनसे बात जरूर करूँगा। हमारा निवेदन है प्रशासनिक अधिकारी से मौके पे जाके देखें और उनको उनकी राहत पहुँचाएं। चलिए, आज एक और बड़ी खबर आई। शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थानों की और कोचिंगों की ली प्रशासन ने मीटिंग। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए। साहब क्या, हालांकि मैंने वहाँ जाकर के लाइव भी दिखाया था और पदाधिकारियों से बात भी करवाई थी जो निजी शिक्षण संस्थान के थे कि भाई सरकार ने या प्रशासन ने क्या आपको गाइडलाइन दी है। लेकिन फिर भी मैं बीओ साहब से आपकी बात करवा देता हूँ कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और 18 तारीख से जो स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने वाली है उनको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ कहा है। सर फ़ोन मिलाइए फटाफट बीओ साहब को, तो उनसे हम बात करेंगे। लाइव आपकी बात करवाते हैं हम बीओ महेश जी से, और महेश सर बताएंगे कि आज क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। 18 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, किस तरह तो खुलेंगे, किस तरह बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और क्या उनके लिए दिशा निर्देश रहेंगे। इसी तरह कोचिंग संस्थान जो हैं वो भी लंबे टाइम से बंद पड़े हैं, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है। खेरड़ी गांव के लोग कमेंट कर रहे हैं विधायक महोदय पर। क्या लिखा है, पदम जी गांव वाले भी वोट देते हैं ऐसा बोल दो। बिल्कुल मनोज जी, इसमें क्या है, वोट तो हर नागरिक देता है हिंदुस्तान का, सब वोट देते हैं और वोट की कीमत को पहचानना चाहिए इन जनप्रतिनिधियों को कि इन लोगों ने हमें चुना है तो इनके वोट की कीमत क्या है। क्या हुआ सर, नहीं क्यों हो गए, कैसे हो गए गायब, क्या नहीं जब तक के आगे की खबरें। चलिए, तो बीओ साहब से अभी बात करेंगे हम लाइव में। और सीवरेज के काम में चल रही है ज़बरदस्त लापरवाही, ये बड़े अफसोस की बात है। सीवरेज के काम में लापरवाही पहले भी मैं दिखा चुका हूँ और आज भी मैंने कैलाश सागीज के पास से जाकर के आपको एक लाइव दिखाया था कि कहीं जोड़ा है कहीं तोड़ा है, कैसे जोड़ा कैसे तोड़ा कोई पता नहीं है, किसी टेक्निकल चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग क्यों इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। और मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि अगर आपको कहीं भी लगता है ना कि ये लोग सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल काम रुकवा दीजिए। ये ज़िंदगी का जंजाल बन जाएगा सर आप लोगों का। पहली बात तो ये जो सीवरेज आना था ना, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी गंगापुर सिटी में, लेकिन अगर आ भी गया है
तो ये एक दिन की या 2 दिन का काम नहीं है साहब, ये बरसों तक चलने वाला काम है। अगर इसमें आज लापरवाही रह गई तो ये सीवरेज कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा सबब बनने वाली है। अच्छा जी, जो गंगापुर सिटी में जो ये ढक्कन लगाए जा रहे हैं उनकी कोई नाप तोल नहीं है, कोई ऊपर कुछ भी नहीं है साहब, टूट गए ऊपर के। एसडीएम निवास के सामने देखो कितना ऊपर खड़ा, कितने डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं इनके कारण। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह का काम चल रहा है। हम बार बार मुहिम उठा रहे हैं, बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीवरेज वाले काम कैसे कर रहे हैं। कहीं ढक्कन है, कहीं नहीं है, कहीं ऊंचा छोड़ दिया, कहीं नीचा लगा दिया चैम्बर, आपको कोई पता नहीं है, आपके पास में कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, और आप लगातार काम पे काम करे जा रहे हैं, आप लगातार अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते जा रहे हैं। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अगर सीवरेज का काम इस तरह कहीं लापरवाही के साथ में हो रहा है तो बिल्कुल उसका विरोध करिए और उस काम को रोक दीजिए। नहीं होना चाहिए वो काम। जहाँ 20 फीट का पाइप डलना चाहिए वहाँ आपने 4-4 फीट के 4 टुकड़े लगा दिए। क्यों? जिस तरह कनेक्शन आपको करना चाहिए था आपने वैसे कनेक्शन नहीं किया। तो ये बड़े इशू हैं और इनको लेकर के जो मामला है ये मुझे बुरा लगा, और मैं बिल्कुल जो सीवरेज के अधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, सर अगर इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा काम ना करें। और जनता से भी मेरी अपील है, बिल्कुल रोक दीजिए उस काम का, विरोध कीजिए। आप हर काम को मीडिया नहीं देखेगा, आप वहाँ मौजूद हैं, आप देखिए अगर काम सही तरीके से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मना कर दीजिए। और राजा जी, अमृत योजना वाले भी जो काम कर रहे हैं वो भी उसमें कर रहे हैं, कहीं कोई नल का क्या हुआ सर? मिला उनका फ़ोन? नल का कनेक्शन तो कहीं तो कर रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं। मिलाइए फ़ोन, मिलाइए बीओ साहब को। चलिए, और क्राइम के अंतर्गत आज 3 चोरियां हुई है। रिकॉर्ड में 2 हैं, लेकिन तीसरी चोरी अभी अभी मेरे पास में जब फ़ोन आया था तो हुई है ब्रेकिंग। एक तो हुई श्वेता कंप्यूटर की, जिसके इन्होंने जैन कटले में है ये श्वेता, गंगापुर सिटी में, और श्वेता मिक्सर है, हाँ की बिल्कुल, दुकान है, और उसके लाखों रुपए के कंप्यूटर और कैमरे की चोरी हुई है। तो एक तो ये हुई है जैन कटले में हुई है, और एक चोरी हुई है गंगा मंदिर में। गंगा मंदिर में हुआ है, वहाँ पे से मूर्ति गई है, चांदी की अंगूठी गई है, और कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयने भी किया है। और अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे पास एक कॉल आया था कि साहब गौरव मैरिज हॉल के सामने रहने वाले एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अभी देखते देखते गायब हो गई। कोई उठा करके ले गया, और मैंने कहा कि आप QST करवाएं फटाफट, और गौरव मैरिज हॉल के सामने हो सकता है कि वहाँ CCTV कैमरे लगे हों, तो आप फुटेज को ज़रूर तलाश करें। तो ये एक बात है। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें गंगापुर सिटी की। अब बात करते हैं मुद्दों की। मुद्दे क्या है आजकल? क्या है साहब, हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, वो बड़े हाईलाइट हो रहे हैं, और वो हाईलाइट इसलिए हो रहे हैं साहब कि वो अपनी ड्यूटी कम और विधायक महोदय की ड्यूटी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवा भी लिया और राजकीय ए श्रेणी चिकित्सालय में वो कार्यरत हो भी गए, लेकिन वो आयुर्वेदिक चिकित्सक कम और विधायक महोदय के PA ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उनकी अपडेट देना, उनके फ़ोटो खींचना, उनके वीडियो बनाना और उनके लिए सोशल मीडिया का काम करना, इस काम में ज़्यादा लगे हुए हैं आजकल वो आयुर्वेदिक चिकित्सक। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो समझ भी रहे हैं, और समझने वाले जितने लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। सर, तनख्वाह सरकार देती है, नौकरी करने की तनख्वाह देती है सरकार आपको, तो आपको कार्यालय में जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, और इस पर हम नज़र बना करके रखेंगे। क्योंकि आज की किसान रैली में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हमको नज़र आए, जो हमारा ये मानना है, और हमारा नहीं हर आम आदमी का मानना है, किसान आंदोलन था, किसानों की रैली थी, किसानों का स्वागत था, किसानों का वेलकम है, किसानों का समर्थन हम करते हैं, किसानों के मुद्दों को हम उठाते हैं, मगर एक सरकारी कर्मचारी जिसको तनख्वाह सरकार देती है उसका कोई अधिकार, कोई कर्तव्य नहीं है। वो अपने प्रोटोकॉल तोड़ता है अगर वो सरकार के खिलाफ होने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल होता है। तो सोचना पड़ेगा हर सरकारी कर्मचारी को इस बारे में। तो मेरे ख्याल से आप इशारा समझ गए होंगे। हो सकता है अजय जी, किसान भी तो सरकारी बेटे हैं? नहीं, सरकार के बेटे जो हैं वो सरकारी अगर हैं, देखिए किसान का बेटा अगर सरकारी है, उनका मानना है, नहीं मानने से थोड़ी, ये कोई गणित के सवाल थोड़ी है कि माना कि X का मान ये है, ये मानने से नहीं चला होगा। प्रैक्टिकली जो आपको दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जब आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार आपको तनख्वाह दे रही है तो आपको सरकार की नौकरी करनी है। ऐसी किसी गतिविधि में आपको शामिल नहीं होना चाहिए जो एंटी गवर्नमेंट हो। चलिए, रोड लाइट क्या करना है पदम जी? अजय जी, रोड लाइट का बहुत बेहाल है।
तो ये इतनी बेशर्मी कर कौन रहा है? इतनी नकटाई किसने धारण कर रखी है, पहले तो उसको बताओ। सबसे ज्यादा तो ठेकेदार की ही लापरवाही। तो वो ठेकेदार है कौन साहब जिसका उसको कल भी फोन मिलाया था, आज फिर मिला लो, पूछे तो सही जनाबे अली इरादा है क्या? नहीं संभल रहा तो छोड़ दो, किसी और को ठेका दे दो। इस शहर को अंधेरे के आगोश में क्यों भेज रहे हो? चोरी भी करवा रहे हैं राजेश लाइट। चोरियां हो तो इसीलिए रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ कि आखिर चल क्या रहा है। राजेश लाइट के नाम से हुआ। अच्छा, अब अगली खबर, अगला मुद्दा ये है कि बहुत सारे पार्षदों की अब हमारे पास में धीरे धीरे शिकायत आने लगी है, जो ना तो फील्ड में जा रहे, ना अपने वार्ड में जा रहे, ना वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ट्रैक यूनियन और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा गंदगी और कचरा पड़ा हुआ है। पार्षद महोदय आप तक वहाँ नहीं पहुँचे, बताए। वार्ड नंबर 59 आता है, तो वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे मेरा निवेदन है, पहुँचे। जनता ने आपको चुन लिया, बहुत अच्छी बात है, ये आपका सौभाग्य है। अब लोगों के काम भी करिए। आकिब जी को हम यहाँ लेकर के आए थे ना लाइव में परसों, उसके बाद से आकिब जी 2 दिन तक लगातार आज भी फील्ड में सक्रिय हैं, खुद खड़े रह करके सफाई करवा रहे हैं पूरे मोहल्ले की, पूरे वार्ड की, और आगे भी करवाते रहेंगे। ये हमसे उन्होंने वादा किया है। अब आप देखिए वार्ड नंबर 20 है, वहाँ पर रवि गोठवाल जी जो पार्षद है, उन्होंने बहुत शानदार काम करवाया, साफ सफाई का काम है वो चल रहा है उनका। तो अगर आप करवाते रहेंगे तो बिल्कुल हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करवाओगे तो सर नंबर तो आपका भी आएगा, हम इसमें भी आपको लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी पार्षदों के साथ समस्या ये आ रही है कर्मचारियों की। वार्ड तो हो गए 60, पहले 45 थे, 45 के हिसाब से। सर बीओ साहब को फोन का क्या हुआ? मैंने आपको नंबर दे दिए थे। नहीं अस्थायी नहीं है वो, सरकारी सिम है, आप मिलाइए उसको। लेकिन फिलहाल 45 वार्ड थे पहले और अब 60 वार्ड हो गए। उसी हिसाब से अब कर्मचारी क्या है, किसी वार्ड में 2 जा रहे हैं, किसी में 3 जा रहे हैं, और जबकि बड़े बड़े वार्ड हैं तो एक वार्ड को पूरे नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सभापति महोदय और वार्ड पार्षदों को अब स्वागत का सिस्टम तो करना पड़ेगा बंद, बैठक लेनी पड़ेगी और तुरंत उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब आप हेलो, हाँ जी, महेश जी बोल रहे हैं? राजेश जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ राजेश भाई साहब, आप लाइव हैं इस समय जी न्यूज पोर्टल पर। अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ। सर ये क्या चल रहा है रोड लाइटों का मामला? दिन ब दिन रोड लाइटें ठप होती जा रही हैं, काम हो नहीं रहा, या क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, काम तो हो रहा है यार। नहीं, काम कहाँ हो रहा है सर? लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं। आप देखिए सैनिक नगर वाला एरिया है, आज लगभग 7 दिन हो गए बंद पड़ा है। मेरे कॉलोनी में बिल्कुल लाइटें बंद पड़ी हैं। फवारा चौक है, आप देखिए लगभग 2 महीने हो गए, फवारा चौक पर जो सर्किल पर 4 लाइटें थी वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं। चलो देखते रहो। नहीं देखते तो है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि फिर इस काम को जिम्मेदारी के साथ करेगा कौन? जिम्मेदारी साथ ही हो रहा है, लेकिन सामान नहीं आ रहा। नहीं, सामान नहीं आ रहा तो बिल्कुल इसकी कंप्लेंट आप दर्ज करवाइए और सामान लीजिए। कंप्लेंट दर्ज करवा दी, पहले सब करवा दिया। अब देखो वो इंतजार कर रहे, सामान आ जाए। कितना टाइम हो गया सामान नहीं आ रहा है? हो गया। ठीक है, और राजेश जी हमारी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज पूरी गंभीरता के साथ करवाएं इस काम को। चलिए, बस एक ही रोज ना, सामान नहीं आ रहा। सामान आम आदमी नहीं देगा, लाना आपको है। अगर आपकी बस की नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो क्यों लिया आपने ठेका? और अगर ठेका लिया है तो काम करिए। बीओ साहब को नहीं मिल रहा है कि सर फोन? और अब एक समस्या और जो इन दिनों हमको बहुत विशेष रूप से जिसका सामना करना पड़ रहा है, हम 5G की बात कर रहे हैं, 4G ढंग से चला नहीं पा रहे। नेट की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब चल रही है इस समय गंगापुर सिटी में, चाहे आप किसी भी कंपनी का उठा करके देख लीजिए। दिन भर जब हम लाइव करते हैं हमारे पास में 3 GB पर डे का रहता है मामला, लेकिन हम 1.5 GB का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन में। थोड़ा सा चलाते हैं और फिर बफरिंग चालू हो जाती है। नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जियो का स्पेशली, क्योंकि मैक्सिमम जो कस्टमर है वो जियो के हैं और जियो काम नहीं कर पा रहा है। इस बारे में जो कंपनियां हैं जो डाटा दे रही हैं, पहली बात तो इनका महीना ही 28 दिन का होता है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। 30 और 31 के होते हैं सारे महीने, लेकिन इनका तो 28 ही दिन का महीना है। चार्ज पूरा लेते हैं, डाटा 10% भी नहीं दे रहे उसके मुकाबले। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है लोगों को। जब डाटा काम नहीं कर रहा, नेट काम नहीं कर रहा, तो फिर 5G की बातें करना है ना सर, बेईमानी सा लगता है। मतलब ये बड़ी पता नहीं कैसे ये आदत हो गई हमारे देश की।
वही बात आई ना कि हाँ चलता है, चलने दो। तो ये चलेगा कैसे? मीटर नहीं है, लाइट नहीं है, बिल आ गया। ये कंडीशन है। रोड टूटे पर टैक्स दे रहे हैं। यही तो बदकिस्मती है हमारी कि हम इन चीज़ों पर कभी गौर नहीं करते और हमने इन चीज़ों का कभी विरोध नहीं किया। करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा सर। जो कंपनियां हमको ठग रही हैं उनके खिलाफ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। रोड पर चलने के लिए, सड़क पर चलने के लिए टैक्स देते हैं हम। सड़क तो दो, टैक्स तो ले लिया आपने। पीने के पानी, स्वस्थ बिल्कुल स्वच्छ पानी के लिए हम पैसा दे रहे हैं, पानी तो दो, साफ तो दो, वो नहीं दे पा रहे आप। तो इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा और ये बड़े मुद्दे हैं। और बाकी की बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी खबरों पर हमारी लगातार अपडेट बनी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि सर्दी का सितम ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा है, शीतलहर का प्रकोप बिल्कुल है। और एक बार फिर से मैं आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बच्चों के स्कूल 18 तारीख से खुलने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, बीओ साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन कक्षा 9वीं से लेकर के और 12वीं तक के स्कूल खुलने वाले हैं। टाइमिंग 10 से 4 की रहेगी और जो आपकी स्ट्रेंथ है, कक्षा की जो स्ट्रेंथ है, यानी अगर कक्षा में 9th क्लास में 50 स्टूडेंट है तो आज आप 25 बुलाएंगे, शेष बचे 25 को आपको कल बुलाना पड़ेगा। यानी क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसका आधा %, 50% बच्चे ही आप बुलाएंगे। यही सिस्टम वाहनों में रहेगा। तो ये है, बाकी की और कोई खास गाइडलाइन नहीं है। अपने बच्चों के लंच बॉक्स, उनका पीने का पानी की जो बोतल है वो आपको सेपरेट घर से भेजनी पड़ेगी। मास्क देना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यालय में सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी। बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। 6-6 फीट की दूरी पर उनको बैठाना पड़ेगा। और टाइमिंग जो है उसमें यही रहेगा मामला। अभी सिर्फ 9वीं से और 12वीं तक के ही स्कूल खोले गए हैं, ये है। लेकिन और भी जो अगर कोई बात होगी तो हम आपको ज़रूर लाइव दिखाएंगे। आज बीओ साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कल उनसे ज़रूर हम वार्तालाप करेंगे। बाकी कल के दिन पर हमारी अपडेट और रहेगी। विधायक रामकेश जी से हम मिलने का प्रयास और करेंगे कि सर अब किसान आंदोलन हो गया या चल रहा है जैसा है, लेकिन अब विकास के कामों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें और मॉनिटरिंग करें कौन कौन से काम चल रहे हैं शहर में इन दिनों और क्या उनमें लापरवाही चल रही है, क्या कोताही चल रही है, उन पर भी थोड़ा सा आप सख्त हो जाए। हमारी खबर का असर भी हुआ है और अब प्रशासन भी सक्रिय हुआ है। एसडीएम साहब, एडीएम साहब अब वो भी दौरा करने लगे हैं स्वच्छता को लेकर के, निर्माण कार्यों को लेकर के। कल भी वो निकले थे, आज भी एएसपी हिमांशु जी और एडीएम नवरत्न जी वो भी पैदल पैदल मार्च कर रहे थे आज बाजार का, मैंने देखा था। तो कुल मिलाकर के प्रशासन भी सक्रिय हुआ है। जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा जनप्रतिनिधियों के बीच में और प्रशासन के बीच में, तब तक आप विकास के अगर वादों की बात करते हैं तो वो पूरे नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है और अपने घरों में रहें और कल तिल्ली के साथ में और तिल की मिठाइयों के साथ में संक्रांति का त्यौहार मनाएं। पतंगों पर बैन रहेगा तो ऐसी कोई गलती ना करें प्लीज़। बाकी एंजॉय करें और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये बार बार नहीं मिलती, तो इसको बहुत खुश रह करके जिएं। और जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखते रहें। ग्रामीण क्षेत्र से जो खबरें आती है ना उनको भी ज़रूर देखें आप, प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है। राजेंद्र जी बाटौदा से भेजते हैं या राजेश अवस्थी जी नादोती से लगातार हमारे पास में खबरें भेज रहे हैं। आजकल तो सवाई माधोपुर में गंदगी का हाल इतना तगड़ा है साहब, क्योंकि 3-4 दिन से रिंकू शर्मा जो वहाँ लगे हुए हैं वो एक वार्ड में जा करके और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय जो है वहाँ की गंदगी का आलम दिखा रहे हैं। तो वहाँ की जो जनता है उससे भी हमारा निवेदन है कि अपने जो वार्ड पार्षद है ना, अब इनको सक्रिय करो और अपने सभापति जो हैं इनको भी सक्रिय करो। गंगापुर में तो चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा लाइन पे आने लगा है सब कुछ, लेकिन अब वहाँ भी करने की आवश्यकता है। वहाँ सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अब जीत गए और जय सीताराम, अब कोई काम ही नहीं रहा, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो वहाँ भी लगातार हमारी नज़रें बनी हुई है और वहाँ हमारे जो संवाददाता है रिंकू शर्मा वो लगातार वहाँ से लाइव दिखाते आ रहे हैं। और बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। लगातार आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे पास भेजते रहें, हम उनका निस्तारण करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। बाकी आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद और जय भारत।